हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए लेट्स बिगिन विद अनदर क्वेश्चन विच इज केस सिनेरियो नंबर 1. इट इज ऑन परफॉर्मेंस पिरामिड. लेट्स रीड द क्वेश्चन. कॉर्नर इज एन ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी बिजनेस. कॉर्नर एक कंपनी है जो ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी बिजनेस में है. कॉर्नर इज वन ऑफ द क्यूएसआर यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट दैट क्रिएटेड इट्स ओन सिस्टम, वेबसाइट एंड ऐप. कॉर्नर पिज्जाज बेकिंग पॉइंट्स हैव अ होम डिलीवरी सिस्टम. तो ये लोग होम डिलीवरी भी करते हैं. Due to popularity of e-commerce and awareness among the customer, online food order system come up with the new opportunity for food business. Since internet का इतना growth हुआ, e-commerce industry के बारे में people aware हुए, इसीलिए online इनका जो business था वो भी grow होने लगा है. Corner has grown rapidly due to boom in the online platform. It is now operating around 1000 points. यानी 1000 जगह पे अलग अलग ब्रांचेस पे ये कॉर्नर पिज्जा डिलीवरी जो बिजनेस है उसका वो ऑपरेट कर रही है. Corner's vision is to increase shareholders' wealth by making and timely delivery of quality pizza. उनका एम है कि उन्हें क्वालिटी पिज्जा बनाने हैं और टाइमली डिलीवरी भी करना है. Corner provides customized pizza as per customers' taste. People choose to order pizza online for different reasons, not wanting to or having to cook. Do not have to wait in the queue for order or taking the delivery. लोग ऑनलाइन क्यों ऑर्डर करते हैं? क्योंकि उन्हें वेट नहीं करना होता, या फिर उन्हें खुद कुक नहीं करना होता, या फिर उन्हें क्यू में नहीं खड़ा होना आता है, डायरेक्टली उन्हें घर पे चाहिए, इसलिए लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. ड्यूरिंग हैप्पी आवर्स फ्रॉम 4 to 7, बेकिंग पॉइंट्स हैव अ ग्रेट डील ऑन बोथ पिज्जा एंड बेवरेजेस. 4 से 7 में अच्छी डील्स रहती है. द कस्टमर कैन कॉल, टेक्स्ट और ऑर्डर पिज्जाज ऑनलाइन. Corner's collection and delivery service uses motorcycle scooters to transport the pizza. ये लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल यूज करते हैं पिज्जा ट्रांसपोर्ट करने के लिए. The process consists of customer choosing the restaurant of their choice, scanning the menu item, choosing an item, and finally choosing the place of delivery. Payment is then managed by cash delivery or by credit card or debit card, etc. जैसे आप ऑनलाइन जोमेटो स्विगी में ऑर्डर करते हो वैसे उनका सिस्टम है. When the delivery boy delivers the pizza at customer's place of delivery, पेमेंट डिलीवरी के बाद करना है. भी उन्हें इश्यू क्या आ रहा है ये सिस्टम में? तो उनका इश्यू है कॉर्नर्स डिलीवरी सर्विस इज स्लो. उनका जो डिलीवरी प्रोसेस है ना वो थोड़ा स्लो है. इट यूजेस एन ऑटोमेटेड रिमाइंडर सर्विस लाइक डायल माई कॉल्स टू सेंड अपडेट्स टू कस्टमर अबाउट स्टेटस ऑफ देयर ऑर्डर. उन्हें कस्टमर को एक स्टेटस, उनका ऑर्डर का स्टेटस देने के लिए एक सिस्टम वो लोग यूज करते हैं. वहां पे क्या होता है, When it goes to the oven, तभी उन्हें नोटिफिकेशन जाता है. जब भी ओवन से बाहर आता है तभी नोटिफिकेशन जाता है. When it is out for delivery, तभी नोटिफिकेशन जाता है. तो हर एक स्टेप पे कस्टमर को नोटिफिकेशन जाता है. Customers are willing to wait for a longer time as they know that their pizza is on the way. Since उन्हें कंटिन्यूस नोटिफिकेशन जा रहे हैं इसलिए उन्हें लग रहा है कि नहीं पिज्जा आ जाएगा, इसलिए they are ready to wait for a longer time. Slow delivery reduces the taste, aroma and flavor of pizza delivered. ये स्लो डिलीवरी की वजह से उनके पिज्जा का जो टेस्ट है, जो अरोमा है, जो फ्लेवर है वो थोड़ा कम हो जाता है. रिसेंटली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड मार्केट शेयर ऑफ कॉर्नर हैज डिटीरियोरेटेड. इनका बिजनेस अभी थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है. द सीईओ ऑफ कॉर्नर बिलीव्स दैट रिडक्शन इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी caused a decline in their operational performance. कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है और फ्लेक्सिबल नहीं है ये लोग, इसकी वजह से इनका डिटोरिएशन आया है, ऐसा सीईओ को लग रहा है. May have led to recent deterioration. It has been suggested to use Lynch and Cross performance pyramid to reverse the deterioration, and 4 new measures for operational performance have been suggested. वो लोग performance pyramid use करना चाहते हैं और 4 नए measures वो लोग ने यहाँ पे inculcate किए in order to improve their performance. कौन से 4 measures है? सबसे पहला है live tracking system and GPS driver tracker to choose the best and the shortest routes for food delivery vehicle and to guide the drivers on real time basis. उन्हें एक ऐसा लाइव ट्रैकिंग सिस्टम बनाना है. इसकी वजह से क्या होगा, वो लोग ट्रैक करेंगे नंबर ऑफ सक्सेसफुल डिलीवरीज पर डे. तो ये उन्हें पता चलेगा कि उनका मेजर अच्छा है या नहीं है. दूसरा उनका मेजर है ऑन टाइम डिलीवरी. उन्हें ऑन टाइम डिलीवरी करना है. ये वो कैसे मेजर करेंगे? परसेंटेज ऑफ पिज्जा डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट्स ऑफ बुकिंग टाइम. तो ये इंडिकेटर है, ये मेजर है. ये अचीव करने के लिए उन्हें ये इंडिकेटर्स अचीव करने पड़ेंगे. तीसरा है फ्यूल कंजम्पशन. वो कैसे ट्रैक करेंगे? एवरेज फ्यूल कंजम्पशन पर किलोमीटर ट्रैवल्ड, ये हिसाब से वो लोग फ्यूल कंजम्पशन ट्रैक करेंगे. और चौथा जो मेजर है, परफॉर्मेंस मेजर, ऑपरेशनल मेजर जो वो लोग ने डिसाइड किया है, दैट इज इंप्रूविंग द टेस्ट. It is proposed to use pizza delivery bags to keep the pizza hot and fresh. उनकी स्लो डिलीवरी की वजह से जो अरोमा और फ्लेवर चला जाता है, तो उसके लिए वो लोग ने एक पिज्जा डिलीवरी बैग बनाया है जिसमें वो देंगे तो उनका वो पिज्जा में कोई भी क्वालिटी इश्यू नहीं होगा. ये कैसे वो ट्रैक करेंगे? बाई परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक्स. तो ये 4 मेजर्स थे, ये 4 डिस्क्रिप्शंस थे. चलिए लेट्स सी हमें क्या पूछा है. रिक्वायर्ड
इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू विच सजेस्टेड न्यू मेजर्स कैन बी यूज टू मैनेज ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एट कॉर्नर। यानी ये जो नए मेजर्स उन्होंने सजेस्ट किए हैं वो कितनी हद तक हम यूज कर सकते हैं इन द बिजनेस ऑफ कॉर्नर, वो हमें यहाँ पे उन्हें बताना है। लेट्स रीड द सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन में जो पहले दो पैराग्राफ्स है ना, ये पहले दो पैराग्राफ्स में वो लोग ने सिर्फ डिफाइन किया है कि परफॉर्मेंस पिरामिड होता क्या है, तो हम वो यहां से नहीं पढ़ते, हम वो मेरी कॉन्सेप्ट नोट्स में से पढ़ लेते। एग्जैक्टली परफॉर्मेंस पिरामिड है क्या, तो परफॉर्मेंस पिरामिड में सबसे ऊपर आता है कॉर्पोरेट विजन। अब ये कॉर्पोरेट विजन को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें मार्केट में भी हमारी पोजीशन इंप्रूव करनी है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव करनी है। मार्केट में पोजीशन इंप्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ कस्टमर इज सेटिस्फाइड तो हमारा मार्केट में पोजीशन इंप्रूव होगा। सिमिलरली अगर फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करनी है तो हमें क्या करना है, हमें हमारे बिजनेस में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे इंक्रीज होगा, हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने हैं और टाइमली डिलीवरी देनी है। और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी, हमें साइकिल टाइम हमारा कम करना है और बिजनेस में जितने भी वेस्ट हो रहे हैं वो भी सारे कम करने। ये सारी चीजें हम कैसे अचीव करेंगे, हमारे रेगुलर ऑपरेशंस को इफेक्टिव और एफिशिएंट करके हम अचीव करेंगे। ये जो मार्केट रिलेटेड चीजें थी जो यहाँ पे लेफ्ट साइड में मेजर की है, ये सारी है एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द मार्केट। और ये राइट साइड में जो सारी चीजें हमें दी है फाइनेंस से रिलेटेड, वो सारी इंटरनल एफिशिएंसी के बारे में बात करती है, हेंस इट इज इंटरनल एफिशिएंसी। तो नीचे क्या है, मेजर्स है परफॉर्मेंस पिरामिड में। कौन से मेजर्स है, इंप्रूविंग द क्वालिटी, ensuring timely delivery, reducing the cycle time and reducing the waste। अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करते हो, टाइमली डिलीवरी देते हो तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, कस्टमर सेटिस्फाइड होता है तो मार्केट में आपकी पोजीशन अच्छी होगी, मार्केट में पोजीशन अच्छी होगी तो आप कॉर्पोरेट विजन अचीव कर लोगे। सिमिलरली अगर आप साइकिल टाइम कम करते हो और वेस्ट कम करते हो तो इससे बिजनेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होगी, और फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती है तो हम हमारा कॉर्पोरेट जो विजन है कंपनी का वो अचीव करेंगे। ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है, इसीलिए वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, हेंस फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी जरूरी है। दिस इज नथिंग बट परफॉर्मेंस पिरामिड। तो वो लोग ने पहले दो पैराग्राफ में यहाँ पे वही सब दिया है। लेट्स रीड आगे वो लोग ने क्या दिया है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मेजर कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने देखा कि ये सारी चीजें हम करेंगे तो कंपनी का विजन हम अचीव कर लेंगे। रिडक्शन इन पिज्जा डिलीवरी टाइम एंड डिलीवरी ऑफ फ्रेश एंड हॉट डिलीशियस पिज्जास, दैट इज क्वालिटी कैन हेल्प कॉर्नर टू अचीव इट्स विजन। तो सबसे पहले चीज ये लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अगर आप टाइमली डिलीवरी देते हो और अच्छी क्वालिटी के हॉट और डिलीशियस पिज्जा देते हो तो इससे आपके कंपनी का जो विजन है वो अचीव हो जाएगा। साइकिल टाइम, तो यहाँ पे वो लोग ने क्वालिटी के बारे में बात कर ली, अभी साइकिल टाइम पर आते हैं। साइकिल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लाइव ट्रैकिंग सिस्टम। उनका जो पहला मेजर है लाइव ट्रैकिंग सिस्टम का, वो क्या इंडिकेट करता है कि साइकिल टाइम कैसे कम होगा, तो साइकिल टाइम कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग द लाइव ट्रैकिंग सिस्टम। Live tracking system is a key to improve productivity and profitability. It can help in taking well-versed decision and schedule pizza delivery more efficiently. तो यहाँ पे हमने एक मेजर क्वालिटी के बारे में बात की कि आप अच्छी हॉट पिज्जास की डिलीवरी कर देते हो और टाइमली डिलीवरी करते हो तो कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और इससे आपके क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। साइकिल टाइम कैसे कम होगी, तो उनका जो दूसरा लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है उससे उनका साइकिल टाइम भी कम हो जाएगा। अब ये साइकिल टाइम है क्या, इफ यू हैव अ डाउट, साइकिल टाइम यानी कस्टमर जब से ऑर्डर प्लेस करता है, वो इंक्वायरी करता है, तब से लेके उसे प्रोडक्ट डिलीवर होता है, वो पूरे टाइम को हम कहते हैं साइकिल टाइम। तो ये साइकिल टाइम हम जितना कम रखेंगे उतना कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाई होगा। Next, GPS driver tracker will allow real-time monitoring of vehicles and offer detailed insight of fuel usage, driver's behavior, ideal engine time, etc. using the data efficiently. ये GPS tracking system है, वो हमें help करेगी to track entire data of our driver as well as our delivery process. मनी सेविंग एरियाज फॉर पिज्जा डिलीवरी कैन बी आइडेंटिफाइड। कहां पे ज्यादा डिलीवरीज आ रहे हैं और क्या कौन से लोकेशंस ऐसे जो नजदीक है जैसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो वी कुड ट्रैक दैट इंफॉर्मेशन एंड सी कि कौन से ऐसे प्रॉफिटेबल लोकेशंस है और कौन से नॉट फॉर प्रॉफिटेबल लोकेशंस है। थ्रू दिस ट्रैकिंग सिस्टम आइडियल डिलीवरी व्हीकल्स कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड। दिस में लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिलीवरीज पर डे एंड मोर डिलीवरीज ट्रांसलेटेड इनटू मोर बिजनेस। तो अगर आप ये ट्रैकिंग करते हो तो आपको पता चलेगा कौन से व्हीकल्स आइडियल है कौन से नहीं है, इसकी वजह से आपका बिजनेस भी इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ डिलीवरीज भी इंक्रीज होगी। इट कैन ऑल्सो असिस्ट कॉर्नर टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, अननेसेसरी ओवर टाइम कॉस्ट। ये सारी चीजें एक तो ओवर टाइम कॉस्ट भी हमारा कम करेगी, कोई टाइम सेव होगा, फास्ट डिलीवरी होगी तो, और दूसरा हमारा जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी कम होगा। Reducing fuel consumption would lead to an improvement in financial performance. फ्यूल जितना कम यूज होगा उतना हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। Measuring average fuel consumption per kilometer travel does not, however, relate directly to an activity. For example, to number of pizzas delivered. ये लोग का जो एक मेजर है which is tracking
एवरेज फ्यूल कंजम्पशन पर किलोमीटर। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो एवरेज कंजम्पशन ऑफ फ्यूल पर किलोमीटर का जो आपका एक मेजर है ना, वो यूजलेस है, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी। कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ पर किलोमीटर वो ये नहीं दर्शाता है कितने डिलीवरीज हुए, कितने सक्सेसफुल डिलीवरीज हुए, कितने टाइमली डिलीवरीज हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, average fuel consumption will vary between the type of vehicle used, scooter, motorcycle, condition of the road and area of delivery, etc. Hence, average fuel consumption per kilometer is not a good measure of waste or any other aspect of operational performance of the business. To be useful in managing the operational performance, this measure should be changed to average fuel consumed per pizza delivery. हमें कौन सा मेजर यूज करना चाहिए, एवरेज फ्यूल कंज्यूम्ड पर पिज्जा डिलीवरी। तो हमें पता चलेगा कौन से ऐसे डिलीवरीज है जहां पे बहुत फ्यूल कंज्यूम होता है और कौन से ऐसे डिलीवरीज है जहां पे कम फ्यूल कंज्यूम होता है। तो ये डेटा को ट्रैक करके हम आगे बिजनेस कर सकते हैं। विच शुड बी एन अप्रोप्रिएट मेजर फॉर वेस्ट। तो क्वालिटी की बात हो गई, साइकिल टाइम की बात हो गई, वेस्ट की बात हो गई। लेट्स मूव अहेड। A loyal and satisfied client is paramount to success of food delivery business. Food delivery business में कस्टमर को सेटिस्फाई करना is very important thing. अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ही वो हमारे ब्रांड के तरफ लॉयल होगा and he will place more orders. With the assistance of tracking system, pizza delivery vehicle will respond to service calls quickly and reach their destination on time. Customers are likely to value on-time pizza delivery very much. This will be one of the main cause that they will choose pizza from the corner. The proportion of on-time delivery is the measure of operational performance, key driver for customer satisfaction. तो यहाँ पे हमने डिलीवरी की भी बात कर ली। तो जो चारों मेजर्स थे परफॉर्मेंस पिरामिड के, क्वालिटी, साइकिल टाइम, वेस्ट और डिलीवरी, ये चारों पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए कि अगर कस्टमर को हमें सेटिस्फाई करना है तो उस समय ऑन टाइम डिलीवरी देनी पड़ेगी। अगर ऑन टाइम डिलीवरी देंगे तो ही विल बी लॉयल टू आवर ब्रांड एंड ही विल प्लेस मोर ऑर्डर्स फ्रॉम दिस कॉर्नर। लास्ट, moreover, use of pizza delivery bags to keep the pizza hot and fresh will improve the taste, aroma and flavor of the pizza, which is also related to quality element of the performance pyramid and as a key for driver of customer satisfaction. यानी आप अगर वो हॉट बैग्स यूज करोगे जहां पे आप पिज्जा डिलीवर करते हो, जिससे आपका अरोमा, टेस्ट सब मेंटेन रहता है, तो ये भी एक इंडिकेटर है कि आपने क्वालिटी इंप्रूव की है। और अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करते हो तो ऑटोमेटिकली कस्टमर सेटिस्फाई होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो मार्केट में पोजीशन इंप्रूव होती है, और मार्केट में पोजीशन इंप्रूव होती है तो हमारे कंपनी का जो ओवरऑल विजन है वो हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इजी था, सिंपल था। दिस वाज केस सिनेरियो 1। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, जो चारों मेजर्स थे परफॉर्मेंस पिरामिड के, क्वालिटी, साइकिल टाइम, वेस्ट एंड डिलीवरी, ये चारों पॉइंट्स को हमने इलैबोरेट किया। अगर ये चार चीज हम करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंप्रूव होगा और प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, उससे हम मार्केट में भी पोजीशन इंप्रूव कर पाएंगे और फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव कर पाएंगे। और ये दो पोजीशन अगर इंप्रूव होती है तो हम कंपनी का जो कॉर्पोरेट विजन है वो भी अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा केस सिनेरियो नंबर 1 खत्म होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस सिनेरियो नंबर 8. इट इज ऑन ट्रिपल बॉटम लाइन. लेट्स रीड द क्वेश्चन. Fashion industry prospered more than any other industry and it's keep blooming with new trends being brought weekly and almost being sold in no time. Fashion industry अभी एकदम prosper कर रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा है. The next gen clothing NGC is into fashion industry situated in the outskirts of Deshipur. Had several textile plants nurturing the needs of community. NGC had a good base of laborers and farmers. Few of them are aged under 14. तो यहां पे हमें एक इश्यू दिख रहा है कि सोसाइटी के लिए अच्छी चीज नहीं है, लोग चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं. फ्रॉम नियर बाई लोकेशंस एनरोल्ड इनटू द प्रोग्राम. दे हैड नो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पास्ट द क्लोथिंग प्लांट्स. इट गेव बूस्ट टू देयर लिविंग एवेन्यूज रिस्पेक्टिवली टू मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ लिविंग. दे वर्कड ओवर टाइम टू गेट एनजीसी टू वेयर इट वांटेड टू बी टुडे. तो यहाँ पे एक एनजीसी फैशन ब्रांड है. इट इज इनटू क्लोथिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक्स एंड सेलिंग क्लोथ्स. ये लोग ने कुछ लेबरर्स और फार्मर्स ऐसे हायर किए जो अंडर द एज ऑफ 14 है. वो लोग ने जस्टिफाई कि वहां पे वो लोग के पास एम्प्लॉयमेंट के लिए और कुछ भी नहीं है, इसीलिए सिंस दे आर हायरिंग देम दे आर एबल टू प्रोवाइड देम अ लाइवलीहुड, जिससे वो लोग मॉडर्न फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं, उनका जो लिविंग है उसे अपस्केल कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे वो लोग ने उन्हें जॉब दिया है, ऐसा वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं. लेट्स रीड अहेड. द रॉ मटेरियल डिड नॉट कॉस्ट मच टू एनजीसी गिवन द लोकल अवेलेबिलिटी एंड चीप क्वालिटी. तो यहाँ पे और एक इश्यू है, लोग चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं और उन्हें ये एकदम सस्ते में पड़ता है क्योंकि लोकली अवेलेबल हो जाता है, कहीं और से उन्हें लाना नहीं है. द लो फाइनेंशियल कॉस्ट एंड लो सेल्स प्राइस इज ऑफर्ड टू इट्स कस्टमर्स अलाउड इट टू चर्न आउट द कॉटन एंड विस्कोस फैब्रिकेटेड क्लोथ्स इन अमंगस क्वांटिटीज. सिंस इनका सेलिंग प्राइस लो है, कॉस्ट भी लो है, इसीलिए कस्टमर्स हमंगस क्वांटिटी में इनके पास से ये जो उनके प्रोडक्ट है क्लोथिंग वो खरीदते हैं.
The citizens loved the articrafts bought out by the designer and the cotton material pleased them. तो कस्टमर्स को भी इनका ये क्लोथिंग ब्रांड पसंद आता है. NGC has no history of reporting sustainable efforts to build up a strong environment to work in. वहां पे कोई ऐसा एनवायरमेंट करने का जो काम है वर्किंग कल्चर वो भी उतना खास नहीं है, कोई सस्टेनेबल जैसा कुछ है नहीं. इट रिपोर्टेड फिनोमिनली ह्यूज प्रॉफिट्स इन द पास्ट 3 years. तो यहां पे क्या है, कंपनीज वर्किंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी बट कंपनीज नॉट वर्किंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. पेड आउट इंप्रेसिव डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, बोनसेस एंड लुक्रेटिव ओवरटाइम पेज टू इट्स लेबरर्स. तो यहां पे वो सबको पैसा देकर खुश रखती है क्योंकि उसे ज्यादा प्रॉफिट्स मिल रहा है. ऑल वर हैप्पी and no one complained about the sustainability aspect, the duty it owes to the surrounding and the greater environment. तो ये क्वेश्चन हमें पता चलता है ट्रिपल बॉटम लाइन के ऊपर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो लोग सस्टेनेबिलिटी पे फोकस नहीं करते, सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते, सोसाइटी और एनवायरमेंट के बारे में भी कुछ भी ध्यान नहीं देते. तो क्वेश्चन में कहीं पे भी ट्रिपल बॉटम लाइन के बारे में कुछ भी मेंशन ना किया हो, फिर भी आपको ये सारे पॉइंटर्स है जो पढ़ के पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन किस पर है, ट्रिपल बॉटम लाइन पर है. कौन से पॉइंटर्स थे? सस्टेनेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे नहीं. दूसरा, एनवायरमेंट के बारे में ध्यान नहीं दे रहा है, सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रही है. हेंस ये क्वेश्चन ट्रिपल बॉटम लाइन के ऊपर है. लेट्स रीड अहेड. द कम्युनिटी फोकस्ड ऑन द फॉर्म रादर देन द सब्सटेंस ऑफ इट. It kept overlooking the brutal effects of producing cotton and viscose in local farm, which was primary source of raw material for NGC. ये कॉटन और विस्कोस अगर आप फार्म में प्रोड्यूस करते हो तो इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स है एनवायरमेंट के ऊपर. क्या है वो देखते हैं. One day, NGC learned that a scholar was born and brought up in देशीपुर. वाह, एक देशीपुर में कोई स्कॉलर ने जन्म लिया और उसने ज्ञान बांटना स्टार्ट किया. Studied in Northern America, returned to his hometown. He presented brainstorming session to the civilized people, which made them rethink on their clothing habits. His session is summarized below. वो एक नॉलेजेबल बंदे ने यहाँ पे एक सेशन दिया है. लेट अस रीड उसने क्या बताया. सबसे पहले वो कॉटन के बारे में बताता है. कॉटन के बारे में क्या बताता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन इन्वॉल्व्स इनॉर्मस वाटर यूसेज which is already a scarce resource globally. कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए आपको बहुत सारा पानी चाहिए जो ऑलरेडी एक स्केर्स रिसोर्स है. Just to manufacture cotton enough to make t-shirts involves using liters of water. Above that, fertilizers and pesticides are employed, which takes tolls on farmers' health. पानी का तो वेस्टेज होता है, ऊपर से फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड डालते हैं जिसकी वजह से फार्मर्स के हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है. They become ill often than not. Not just cotton producing process is environmentally not tenable. It involves tons of water for spinning the cotton and dyeing the fabric to make the cloth. The chemical composed water then flows to the rivers nearby and hampers the life of water beings and the people around. तो जो केमिकल प्रोड्यूस होता है ये पूरा डाइंग करने के बाद वो भी ये लोग रिवर में डाल रहे हैं. तो कॉटन यूज करने के डिसएडवांटेजेस यहाँ पे कौन से? एक तो ओवर यूसेज ऑफ वाटर, यूनिट लीटर्स ऑफ वाटर. ऊपर से फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज करो तो फार्मर्स का हेल्थ बिगड़ता है. फिर एक बार कॉटन प्रोड्यूस हो गया, फिर उसको स्पिनिंग करने के लिए, उसको क्लॉथ को डाई करने के लिए, पूरा टी शर्ट बनाने के लिए और पानी का इस्तेमाल करो. और वो जो केमिकल वाला पानी है दैट फ्लोज इनटू द रिवर. तो रिवर में जो बीइंग्स रहते हैं, जो ह्यूमन लाइफ नहीं बोलते बट जो फिशेज है, फिर जो वाटर लाइफ है, वाटर बॉडीज, वो भी सारे अफेक्ट होते हैं. और साथ में जो पीपल बाजू में रहते हैं जो रिवर का पानी पीते हैं वो सब भी इससे अफेक्ट होते हैं. तो ये उसने पूरा कॉटन के बारे में ज्ञान दिया. अभी विस्कोस के बारे में वो क्या ज्ञान देता है वो देखते हैं. This is a semi-synthetic matter derived directly from the wood pulp and converted into cloth by application of chemicals and water. ये भी एक semi-synthetic material है जो wood के pulp में से आता है and फिर उसको chemicals और water का use करके हम पूरा viscose का clothing बनाते हैं. Most of the deforestation can be ascribed to paper production and rayon production. The greedy merchants overlook even the protected area to get the required pulp. ये पल्प हमें वुड में से चाहिए तो बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स है जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है जो आप कट नहीं कर सकते, वहां से भी वो लोग डिफॉरेस्टेशन करके ट्रीज कट करते हैं और उसके वुड में से पल्प निकाल के ये फैक्ट्री में देते हैं. The sprouting air pollution and water pollution has left the community residents forsaken to cry over their fate. The use of harmful chemical leads to diseases like cancer and heart strokes. Since यहाँ पे ट्रीज कम हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, ऊपर से वाटर पोल्यूशन भी बढ़ रहा था, तो इसकी वजह से जो आजू बाजू में लोग रह रहे उनके लिए डिजीज आना और बढ़ गया है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजीजेस इज मोर. दे आर गेटिंग कैंसर एंड हार्ट स्ट्रोक्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. तो ये भी एक हार्मफुल चीज है एनवायरमेंट के लिए और सोसाइटी के लिए. वी द कस्टमर, अभी वो कस्टमर को एड्रेस कर रहे हैं कि जो बंदे ये फैक्ट्री के क्लॉथ्स खरीदते हैं.
The ridiculously low prices of the clothes which are advent of the internet have created a desperate demand of clothes and have led to surge in the buying frequency. Since हमें सस्ता क्लॉथ मिल रहा है इसीलिए कस्टमर्स उनकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो सोचे भी ना, सिर्फ सस्ता मिल रहा है इसलिए वो लोग खरीद रहे हैं, और वो लोग खरीद रहे हैं इसलिए फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है. Hardly few of us contemplate on how a t-shirt or a jeans we are wearing was made. हम ये भी नहीं सोचते कि ये जो टी शर्ट और जीन्स हम पहन रहे हैं वो सस्ता मिल रहा है तो कैसे बना है, क्या वो एनवायरनमेंट को हार्म करके बना है, क्या वो सोसाइटी में चाइल्ड लेबर को यूज करके बना है, ये कोई कस्टमर सोचता नहीं है. तो यहाँ पे वो कस्टमर्स को भी ज्ञान दे रहे हैं कि आपको ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए. What processes they have undergone before it took the shape and extent of loss and injury it is causing in future. और हमें क्या बताता है, in a nutshell his session were about the ideas hinting at destructive impacts on the environment that NGC is bringing to their plate. They gave patient listening to his talks and well fabricated in their native language, free from any fiction. तो इसने अच्छे से सबको बताया and people became aware कि नहीं भाई ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है. The training session of the scholar Raghu picked up many ears. It was all over the country and NGC started to perceive as a verge of its downfall. NGC को लगा कि नहीं अभी हमारा धंधा यहाँ पे बंद होने वाला है. NGC had to rethink on way of it making the clothes. तो अभी NGC को रीथिंक करना पड़ेगा कि वो कैसे अपने क्लोथिंग इंडस्ट्री को मेंटेन करे, कैसे क्लॉथ्स का प्रोडक्शन अच्छे से करे. हेंस हमें यहाँ पे हायर किया है. अभी क्या पूछा है, रिक्वायर्ड रिकमेंड वेज टू ब्रिंग अ टर्न अराउंड इन रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. आपको कॉस्टिंग के क्वेश्चन में रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पूछा है तो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूजुअली ट्रिपल बॉटम लाइन का ही होता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ता है अबाउट बॉटम लाइन. सिंगल बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट, उसके बारे में तो हम पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. लेकिन आजकल बड़ी बड़ी एमएनसीज के जो स्टेक होल्डर्स है दे आल्सो रिक्वायर दैट यू नीड टू रिपोर्ट अबाउट द ट्रिपल बॉटम लाइन. आपको तीनों बॉटम लाइन के बारे में रिपोर्टिंग करना है. कौन से तीन बॉटम लाइन है, एक है प्रॉफिट, वो तो हम रिपोर्ट करने ही वाले. दूसरा पीपल यानी सोसाइटी के लिए आप क्या करते हो, सोशल बॉटम लाइन. और तीसरा है प्लैनेट यानी एनवायरमेंटल बॉटम लाइन. तो ये तीनों बॉटम लाइन के बारे में आपको रिपोर्टिंग करना है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है, रिकमेंड वेज टू ब्रिंग टर्न अराउंड इन द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड गो एक्स्ट्रा माइल टू डू समथिंग सस्टेनेबल फॉर द एनवायरमेंट. तो अभी एनवायरमेंट के लिए हम क्या अच्छा सस्टेनेबल कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे बताओ. लेट्स रीड द सॉल्यूशन. सस्टेनेबिलिटी इज अ वाइडर फिनोमिनन इन इटसेल्फ and cannot be narrowed down just to environment and its people. Sustainability एक बहुत बड़ा broad term है, इसे you cannot narrow down to its environment and people. Let's read ahead. Ensuring sustainability in a profound context means not just to make the present secure but considering the needs of the future for the resources. Sustainability का मतलब ये नहीं है कि आप अभी के लिए सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में सोचो और पीपल के बारे में सोचो. आपको अभी के लिए तो आपके जो कंडीशन है वो इंप्रूव करने, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी सोचना है. अगर कोई रिसोर्सेज स्केर्स है तो उसके बारे में भी आपको सोच के फिर आगे डिसीजन लेना है. This can be done when there is well blend of demand and supply of such resources. As per triple bottom line approach, the context of fashion sustainability is interrupted as using environmental ethical means of producing variable like clothes, footwear and other apparels. यानी अगर आपको sustainability maintain करनी है तो आपको ये ethical way में सारी चीजें आपकी प्रोड्यूस करनी होगी. This approach considers the challenges that production process brings to the people and the planet, even if less intensity of the firm itself in the short run. Short run में शायद ये लॉस मेकिंग हो जाए, शायद इसकी वजह से आपकी डिमांड कम हो जाए, लेकिन फ्यूचर में अगर आपको आपका बिजनेस सस्टेनेबल रखना हो तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी. ये सारी चीजें मतलब आपको एनवायरमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा और सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा. The triple bottom line counts in the advantage of greater stakeholder rather than traditional shareholders as noted down from traditional reporting policy. सस्टेनेबिलिटी, ट्रिपल बॉटम लाइन, ये सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचती है. सोसाइटी हो गया, लेबर्स हो गया, एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एनवायरमेंट हो गया, सबके बारे में सोचती है. वेयर सिंगल बॉटम लाइन, ट्रेडिशनल बॉटम लाइन सिर्फ शेयर होल्डर्स के बारे में सोचती है. देयरफॉर sustainable fashion is an undertaking to consider implication of triple bottom line pillars, that is environment, which is planet, people, that is society, and profitability of the firm. When producing consumables, the holistic approach looks beyond just the term fashion, does what is to be done to put in place the ecological balance. Since fashion अभी growing है तो आप कुछ भी मत करो, आपको फैशन मेंटेन करना है, आपको नए ब्रांड्स निकालने हैं, नए क्लोथ स्टाइल्स निकालने हैं, लेकिन एक इकोलॉजिकल बैलेंस रख के ये सारी चीजें आप करो. Once we understand the term sustainability, now we catalog some of the sustainable efforts
that are recommended in this situation to NGC। अभी हम यहाँ पे कुछ recommendations देंगे NGC को कि आप क्या खराब कर रहे थे वो हम डिस्कस करेंगे और क्या अच्छा कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज हम जो उनको बोल रहे हैं वो है प्रोड्यूसिंग क्वालिटी मटेरियल। वो लोग वहां पे लो चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करते थे, लो प्राइस में बेचते थे और चीप क्वालिटी का ही प्रोडक्ट्स बनाते थे। क्यों वो लोग ऐसा कर रहे थे? क्योंकि आजकल क्या है, फैशन इज कम एंड गो, हर महीने फैशन चेंज होता है, हर साल फैशन चेंज होते हैं। तो सिंस फैशन इज चेंजिंग रैपिडली, इसीलिए वो लोग ऐसा करते थे कि सस्ता प्रोडक्ट बनाते और सस्ती क्वालिटी का बेचते थे। एंड नाउअडेज पीपल आर आल्सो प्रेफरिंग यूज एंड थ्रो स्टफ। पीपल को भी ऐसा ही चाहिए, 2-3 बार पहनो फेंक दो, 2-3 बार पहनो फेंक दो। इसकी वजह से वो कंपनी ऐसे लो क्वालिटी के मटेरियल बना रही थी। लेकिन वी सजेस्ट, अगर आपको सस्टेनेबल होना है तो आप ऐसे लो क्वालिटी और लो प्राइस के प्रोडक्ट्स बनाओ ही मत। आप क्या कर सकते हो, हाई प्राइस्ड मटेरियल विद लोअर डिमांड एंड कीप इट्स बेट एक्सेसिबिलिटी टू ऑल। यानी आप प्रोडक्ट के प्राइस थोड़ा बढ़ा दो और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचो। इससे क्या होगा, एक तो डिमांड थोड़ा कम होगा, आपको हाई प्राइस है तो पैसे तो मिल रहे, प्रॉफिट तो मिलेगा, बट इससे क्या होगा, डिमांड थोड़ा कंट्रोल होगा। इनिशियली शॉर्ट टर्म में आपको शायद प्रॉफिट पे थोड़ा हिट लेना पड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो पीपल विल व्यू यू एज अ गुड ब्रांड, एज अ लॉयल, पीपल की लॉयल्टी आपके ब्रांड की तरफ बढ़ेगी। दे विल परसीव दैट दिस इज अ गुड क्वालिटी ब्रांड, ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रही है, भले हाई प्राइस चार्ज कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में आपका बिजनेस सस्टेनेबल होगा। तो सबसे पहले क्या है, आप क्वालिटी मटेरियल बनाओ, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचो, भले आपको थोड़ा हाई प्राइस चार्ज करना पड़े। दूसरा, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स। हमें कस्टमर को अवेयर करना पड़ेगा। क्या अवेयर करना पड़ेगा? ऊपर उसने देखा कि कंपनी की तो गलती है, लेकिन साथ साथ में कस्टमर की भी गलती है। कस्टमर क्या करता है, ऐसे सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदता है एंड आफ्टर बाइंग दैट चीप प्रोडक्ट्स ही डिस्कार्ड्स देम इन नो टाइम। थोड़े टाइम पहनने के बाद वो डिस्कार्ड कर देता है। अभी वो डिस्कार्ड करेगा वो कपड़े, तो एज सच दैट क्लॉथ इज मेड फ्रॉम डिफेक्टिव मटेरियल, कॉटन से बना है, उसका भी उसमें केमिकल्स डाले हुए पूरा डाई करने के लिए, कलर करने के लिए, तो वो डिस्कार्ड करने के बाद अगर प्रॉपरली रिसाइकल नहीं होता है तो अगेन इट विल बी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। वी कस्टमर्स डू नॉट डिस्कार्ड द क्लोथ्स एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। हम कभी भी क्लॉथ अच्छे से डिस्कार्ड नहीं करते, हमें लगा है पुराना हो गया है तो हम ऐसे डिस्कार्ड कर देते, जिसकी वजह से एनवायरमेंट को भी अफेक्ट हो रहा है। तो दूसरी चीज क्या है, वी मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द कस्टमर्स कि आप जब भी आपका क्लॉथ थोड़ा यूज हो जाए, आपको डिस्कार्ड करना है तो एक प्रॉपर प्लेस में जहां पे वो रीयूज हो सके, रिसाइकल हो सके, ऐसी जगह डिस्कार्ड करो। या फिर ऐसे डोनर्स है, ऐसे एनजीओज है विच एक्चुअली कलेक्ट द क्लोथ्स एंड दे रीयूज देम और रिसाइकल देम, तो ऐसे उन्हें दो ताकि एनवायरमेंट में कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड एड्रेसिंग सेफ्टी इश्यूज। अभी यहां पे क्या है कि हेल्थ ऑफ द पीपल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। कोई भी फर्म काम करती है, अ फर्म कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन टू इट्स पीपल हु वर्क फॉर इट्स इंटरेस्ट एंड लोकल रेसिडेंट दैट लिव अराउंड देम। यानी कोई भी फर्म काम करती है तो उसकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग उसके लिए काम करते हैं और जो उनके आजू बाजू में रह रहे हैं वो सबके बारे में ये सोचे। हेंस थिंकिंग अबाउट द हेल्थ ऑफ द पीपल इज वेरी नेसेसरी। आज कंपनी ये पेस्टिसाइड यूज कर रही है, फर्टिलाइजर यूज कर रही है, कॉटन का ज्यादा प्रोडक्शन कर रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को वहां पे डिजीजेस हो रही है, कैंसर और हार्ट स्ट्रोक्स हो रहे हैं। तो क्या कर सकती है कंपनी ऑर्गेनिक मटेरियल यूज कर सकती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड यूज करती है। इससे क्या होगा, इससे डिजीजेस कम हो गए ऐसा नहीं होगा, जो पहले यूज हो गए उसकी वजह से जो इफेक्ट्स आ रहे वो तो आएंगे, लेकिन आगे जाके ये जरूरी नहीं है कि कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए, लेकिन कम तो हो सकता है। ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करेंगे तो पहले जितना इंपैक्ट हो रहा था एनवायरमेंट को और सोसाइटी को, उससे कम तो हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से देयर विल बी अ कंसिडरेबल रिलीफ टू द पीपल लिविंग अराउंड। एक थोड़ा रिलीफ तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करें तो। और अगर हम ये मटेरियल ऑर्गेनिक यूज करते हैं और उसके साथ साथ अगर हमें बिजनेस सस्टेनेबल बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वाटर है, जो स्केर्स रिसोर्स है, उसको भी हमें ढंग से यूज करना पड़ेगा, उसको भी हमें अच्छे से यूज करना पड़ेगा, उसका भी हमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हमें एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करना है और दूसरा वाटर का भी यूसेज कम करना है। तीसरा, चीप प्राइसेस विल मीन एडजस्टमेंट टू वेजेस एंड लेबर। अभी अगर आप सस्ता प्रोडक्ट्स बेचते हो, आप चीप प्रोडक्ट्स बेचते हो, तो यूजुअली अगर आप प्राइस कम करते हो तो यूजुअली आप हिट कहां पे लेते हो, प्रोडक्शन कॉस्ट में। और प्रोडक्शन कॉस्ट में हिट लेते हो उसका मतलब आप मशीन लो क्वालिटी के यूज करोगे, आप लेबर का वेजेस कट कर दोगे, आप और जो मटेरियल्स है वो भी सस्ती क्वालिटी का खरीदोगे। हेंस सेलिंग प्रोडक्ट्स एट अ चीपर प्राइस विल ऑलवेज टेक अ हिट ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट which is harmful for all the stakeholders who are working for you। तो आपको एक तो ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करना है और दूसरा सेफ्टी इश्यूज को भी आइडेंटिफाई करना है और उसको मैनेज करना है। सेफ्टी इश्यूज कभी ज्यादा हो गए,
सेफ्टी का भी कम हो जाएगी आपके बिजनेस में। जब भी आप चीप मटेरियल यूज करोगे, सस्ता मटेरियल यूज कर रहे हो, लेबर का पे कम कर रहे हो, खराब मटीरियल मशीन्स यूज कर रहे हो, उसका रिपेयरिंग टाइमली नहीं करवा रहे हो, तो इसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न्स और बढ़ जाएंगे, लोगों को और हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए आपको ये सेफ्टी का भी यहां पे ध्यान देना है। उसके बाद फोर्थ हमें क्या करना है, चैनलाइजिंग दी एफर्ट्स टुवर्ड्स रिसाइकलिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके जो क्लोथ्स है वो हमें पता है एक टाइम के बाद पुराने हो जाएंगे, हम नहीं पहनने वाले, देन यू मस्ट इंश्योर कि आप ऐसा कोई रिसाइकलिंग कलेक्टर या फिर ऐसा कोई स्पॉट अरेंज करो जहां पे जिन लोगों ने आपसे क्लॉथ खरीदा है, दे कुड कम and give their clothes back to you and you will recycle them। आप ऐसे ऑफर्स रख सकते हो कि 20% डिस्काउंट ऑन फ्रेश स्टॉक इफ यू गिव द यूज्ड क्लोथ्स टू अस एंड वी विल रिसाइकल देम। तो अगर आप ये रिसाइकलिंग करते हो तो इससे भी एनवायरमेंट को जो हार्म हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। और हम क्या कर सकते हैं, शायद हम मैनेज नहीं कर सकते, देन यू कैन हायर अ थर्ड पार्टी सर्विस हु कैन कलेक्ट द सेकंड हैंड क्लोथ्स एंड देन रीयूज एंड रिसाइकल देम। तो इससे भी क्या होगा, एनवायरमेंट को जितना अफेक्ट हो रहा है, हार्म हो रहा था, वो भी कम हो सकता है। फिफ्थ हम क्या कर सकते हैं, compliance to the labor law। The true cost of any firm is not just perceivable financial cost that is reported in its annual publication, it also comprises of non-financial cost that is not counted in the financial reports। कोई भी फर्म प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, वो तो उसका काम है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स है वो कंसिडर नहीं होते, वो भी सारी चीजें फर्म को यहाँ पे कंसिडर करनी चाहिए। कौन सी चीज है, एक तो लो क्वालिटी का वो लोग मशीन्स अगर यूज करेंगे, लो क्वालिटी का मशीन्स, ताकि वो लोग चीप प्रोडक्ट्स बेच सके, तो उससे सेफ्टी इश्यूज नहीं रहेंगे, पीपल को अफेक्ट होगा, वो लोग बीमार पड़ते जाएंगे, वो लोग को हर्ट होगा, वो लोग इंजर्ड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है। और दूसरा, उन्हें एथिकल मैन्युफैक्चरिंग करना है, उन्हें लेबर लॉस से कंप्लाई करना है। हमने देखा था यहाँ पे 14 ईयर्स से कम वाले बच्चे काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर इज इलीगल। आप कभी भी आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए या फिर ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए चाइल्ड लेबर का यूज नहीं कर सकते। आइडियली जो चाइल्ड है उसकी एजुकेशन और न्यूट्रिशन ये उसके राइट्स है, ये एज में उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसे ये सारे चाइल्ड लेबर के काम नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे हमें लेबर लॉ से भी कंप्लाई करना है। फिर और एक सिक्स्थ चीज हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग पॉलीक्लॉथ्स। अगर हम कॉटन का क्लॉथ यूज करते हैं तो एक तो वाटर का एक्सेस यूसेज हो रहा है, ऊपर से फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स का भी यूसेज हो रहा है, जिससे डिजीज हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट यूजिंग पॉलिस्टर मटेरियल। क्यों, क्योंकि पॉलीक्लॉथ्स हैव लेस इकोलॉजिकल इंपैक्ट एज कंपेयर्ड टू कॉटन एंड आर इजीली रिसाइकलेबल एंड कंज्यूम्स लेस वाटर। तो कॉटन और विस्कोस की जगह आप पॉलिस्टर के क्लॉथ्स यूज करो विच आर इजीली रिसाइकलेबल, ये पानी कम यूज करते हैं और ये इकोलॉजिकली थोड़े अच्छे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, कॉटन की जगह पॉलिस्टर यूज कर सकते हो। सेवेंथ, रिड्यूस द यूसेज ऑफ वाटर कंजम्पशन। आप जो क्लॉथ बना रहे हो उसमें लीटर्स ऑफ वाटर लग रहा है क्योंकि कॉटन का क्लॉथ है, तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे जस्ट इन टाइम सिस्टम पे कर दो, यानी जैसे जैसे डिमांड आता है वैसे वैसे ही प्रोडक्शन करो, अननेसेसरीली ज्यादा प्रोड्यूस मत करो। आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे फिर मार्केट में डंप कर दोगे तो लोग तो खरीदने वाले क्योंकि सस्ता मिल रहा है। इसीलिए आप क्या करो, जस्ट इन टाइम बेसिस पे प्रोडक्शन करो, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे ही प्रोड्यूस करो। तो इससे क्या होगा, अननेसेसरीली ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा। ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये जो हजार्डस मटेरियल है, जो केमिकल्स है जिससे वो क्लॉथ बन रहा है, वो पानी भी रिवर्स में नहीं जाएगा, वो केमिकल्स रिवर्स में नहीं जाएंगे, तो एनवायरमेंट थोड़ी हद तक सेव होगा। तो यहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन क्या दिया है, कंसीडरिंग द अबव अप्रोचेस इट इज परसीव्ड दैट एनजीसी कैन ब्रिंग अ सिग्निफिकेंट पॉजिटिविटी टू इट्स एनवायरमेंट। Being a socially responsible part of the community, it owes the duty to its surrounding and not just the capital providers। तो ये पूरे पैराग्राफ में हमें क्या दिया है कि एनजीसी यहाँ पे थोड़ा सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसे सोसाइटी और एनवायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए, और ऊपर हमने उसे जितने भी मेजर्स दिए जो हमने सजेस्ट किए, कि क्या क्या सजेस्ट किया, एक तो वाटर का कंजम्पशन कम करो, फिर पॉलिस्टर का क्लॉथ यूज करो इंस्टेड ऑफ कॉटन, फिर लेबर लॉस से कंप्लाई करो, चाइल्ड लेबर मत कराओ, फिर रिसाइकलिंग करो, आपके रीयूज क्लोथ वापस लो, फिर ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करो और सेफ्टी कंसर्न्स का भी ध्यान दो, फिर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द कस्टमर को भी अवेयर करो, और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल भी बनाओ। तो ये सारे मेजर्स अगर कंपनी अपने वापर लेती है तो इट विल श्योरली बिकम अ सस्टेनेबल बिजनेस, और फ्यूचर में लॉन्ग रन के लिए बिजनेस टिक पाएगा और एनवायरमेंट और सोसाइटी दोनों के लिए ये अच्छा काम करेगा। तो ये क्वेश्चन में हमने देखा कि प्रॉफिट पर भी ध्यान दो, लेकिन साथ साथ आपको सोसाइटी और एनवायरमेंट को भी इग्नोर नहीं करना है, उससे भी आपको ध्यान रख के उसको भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो भी हार्म ना होना चाहिए, ताकि हमारा बिजनेस ओवरऑल बेसिस पे सस्टेनेबल बन सके। तो यहाँ पे हमारा केस सिनेरियो नंबर 8 भी खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस सिनेरियो नंबर 11। इट इज ऑन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ABC is a medium-sized chartered accountancy firm having 5 branches in India.
The major revenue segments are statutory compliance, taxation practice, audit and assurance and consulting service. तो ये एक basic ABC chartered accountancy firm है. The founder partner in a recently organized year-end closing meeting with all the working partner has given a following vision statement for the next year. तो founding partner ने उनके year-end meeting में एक vision statement दी है. क्या है अगले साल के लिए? The next financial year ABC should use results and determinants based framework for each revenue segment and their current reward scheme should be remodeled to a clear result oriented one. यहाँ पे उसने एक विजन स्टेटमेंट दिया है कि हमें रिजल्ट्स और डिटर्मिनेंट्स वाला को जो एक फ्रेमवर्क है वो यूज करके हमारे रेवेन्यू सेगमेंट को क्लासिफाई करना है और हमारे रिवॉर्ड स्कीम को और एक क्लियर अच्छा एक रिवॉर्ड स्कीम बनाना है. अभी जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसे वर्ड्स दिखते हैं रिजल्ट्स, डिटर्मिनेंट्स, रिवॉर्ड्स, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं. दे आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. ठीक है, लेट्स रीड. हमें पूछा क्या है? रिक्वायर्ड डिस्क्राइब मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी द फाउंडर पार्टनर ऑफ द फर्म इज रिफरिंग टू. यहां पे हमें पूछा कि फाउंडर कौन से मॉडल को, कौन से स्ट्रेटेजी को रिफर कर रहा है, तो ही इज रिफरिंग टू बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. दूसरा, लिस्ट सम ऑफ द परफॉर्मेंस मेजर्स दैट माइट बी यूज्ड. एक सर्विस इंडस्ट्री अकाउंटिंग फर्म है, वो कौन से परफॉर्मेंस मेजर यूज कर सकती है वो हमें यहाँ पे उन्हें बताना है. Let's read the solution. The management strategy that the founder partner of the firm is referring to is building block model as proposed by Fitzgerald and Moon. ये कहां पे अप्लाई होता है? सर्विस इंडस्ट्री में. The model was proposed as a solution to performance measurement in service industry, but it can also extend to manufacturing field to evaluate the business performance. ये हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, बट प्रीडोमिनेंटली बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल सर्विस इंडस्ट्री के लिए आया था. The model requires establishment of results and determinant based framework wherein determinants are performance areas and results reflect the success or failure of the determinant. अब ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल क्या है? चलो और एक बार रिपीट करता हूं. देयर आर 3 ब्लॉक्स. एक है डायमेंशंस, एक है स्टैंडर्ड्स, एक है रिजल्ट्स. डायमेंशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट्स. डायमेंशंस क्या है? गोल्स है. ये गोल्स हमें अचीव करने हैं. अगर हम हमारा जो रिजल्ट्स है, 2 टाइप के रिजल्ट्स है. एक है फाइनेंशियल रिजल्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा है कंपिटिटिव परफॉर्मेंस. तो अगर आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपिटिटिव परफॉर्मेंस इंप्रूव करना हो, आपको ये रिजल्ट्स अचीव करने हैं, तो हमें डिटर्मिनेंट्स पे काम करना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट्स कौन से 4. QFIR, Q यानी क्वालिटी, F यानी फ्लेक्सिबिलिटी, I यानी इनोवेशन, R यानी रिसोर्स यूटिलाइजेशन. तो ये सारे अगर आप डिटर्मिनेंट्स पे काम करते हो तो रिजल्ट्स अचीव हो गए, इनडायरेक्टली आपका गोल अचीव होगा, दैट इज डायमेंशन. अभी गोल अचीव होने के बाद आपको स्टैंडर्ड्स भी सेट करने पड़ेंगे जिसके साथ आप वो कंपेयर करोगे कि आपका गोल एग्जैक्टली अचीव हुआ है नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है. तो आपको स्टैंडर्ड सेट करने. स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? इट शुड बी AEO, अचीवेबल, ओनरशिप एंड इक्विटी, इक्वली चैलेंजिंग फॉर एवरीवन. अचीवेबल होना चाहिए एंड पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, द पर्सन शुड बी अकाउंटेबल फॉर इट. और रिवॉर्ड्स, एक बार आपने स्टैंडर्ड अचीव कर लिया, आपके गोल्स अचीव हो गए, तो हमें एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा. रिवॉर्ड कैसा होना चाहिए? इट शुड बी मोटिवेटिंग, इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड एंड इट शुड बी कंट्रोलेबल विद इन द फैक्टर्स ऑन विच योर परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड. तो ये पूरा मॉडल है विच इज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल. लेट्स रीड अहेड. The model also requires setting fair standard again which performance can be measured and linking the same to controllable factors in order to motivate the staff. तो यहाँ पे जो मैंने पूरा आपको मॉडल समझा है उसी को वो लोग ने एक सिंपल लैंग्वेज में लिख के दे दिया है. Some performance measures that might be used by ABCs as follows. कौन से परफॉर्मेंस मेजर ये लोग यूज कर सकते हैं? तो लेट्स रीड. Financial performance in ABC can be measured through computing gross profit, net profit margin, मार्जिन पर पार्टनर, चेंज इन इंक्रीज इन रेवेन्यू ओवर द प्रीवियस ईयर. तो ये सारे जो रिजल्ट्स के अंदर 2 रिजल्ट थे ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंपिटिटिव परफॉर्मेंस, ये दोनों को मेजर करने के लिए हम ये सारे रेशियोज का यूज कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए आप प्रॉफिट रिलेटेड रेशियो, ग्रोथ रिलेटेड रेशियो को यूज कर सकते हो. ग्रोथ इन रेवेन्यू, सक्सेस रेट इन कन्वर्टिंग इंक्वायरीज इनटू रेवेन्यू, रिटेंशन रेट ऑफ क्लाइंट, रिलेटिव मार्केट शेयर, पोजीशन इन द मार्केट, ये सारे इंडिकेटर्स है कंपिटिटिव परफॉर्मेंस के. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप रेशियोज और ग्रोथ के बेसिस पे डिटरमाइन करो, फिर कितना आपका मार्केट शेयर है, कितने क्लाइंट्स आप रिटेन कर रहे हो, ये सारी चीजों को आप देखोगे तो आपको आपका कंपिटिटिव परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट हो जाएगा. उसके बाद statutory compliance segment will be having characteristics of recurring work and strict adherence to return filing timings. Since ये CA firm है तो वहां पे उन्हें रिटर्न फाइलिंग के लिए डेडलाइंस होगी. Hence it is essential
टू एंश्योर ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या था? डिटर्मिनेंट था। कौन से 4 डिटर्मिनेंट थे? क्वालिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो ये 4 डिटर्मिनेंट्स को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सिंस ये सीए फर्म है, डेडलाइन बेस्ड कंपनी है, तो उन्हें उनका रिसोर्सेज है उसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेजर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द स्टाफ, are charged as a percentage of total available hour, total hours paid to be computed. This ratio also signifies peak and off period. यानी हमारे जो स्टाफ है उन्होंने कितना आवर्स काम किया वर्सेस कितने आवर्स अवेलेबल था, हम कितने आवर्स के लिए चार्ज कर रहे हैं, ये सारे इंडिकेटर्स हमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बारे में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, consulting service segment will be having characteristics of analytical skill, interpersonal skill and ability to close on prospective clients. Consulting service में you need to be good at communication, you need to be good at analytical skills. आपको analyze करके फिर उन्हें एक strategy suggest करनी है। Therefore, quality of service is a critical factor for success here. Hence, customer rating, proportion of number of errors and defects in compliance, etc. is an indicator for quality of service. तो quality measure करने के लिए आप customer rating लो, number of defects हमने किए, number of successful clients को हमने serve किया, ये सारे indicators है जो हमें help करेंगे हमारे quality of service को evaluate करने के लिए। Next, flexibility is important from the perspective of delivery of service, the manner and timing of delivery. Some performance measures that might be used for dimensions are number of returns submitted on time out of total returns, actual number of visits to the client place, number of technical areas like accounting, audit, taxation handled by each team. ये सारी चीजें हमें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बताएगी कि कितने रिटर्न्स हमने टाइम में फाइल किए, कितने बार हम क्लाइंट प्लेस पे विजिट किया फॉर ऑडिट, फिर नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैंडल बाय अ पर्टिकुलर टीम। तो वी विल गेट टू नो कि टीम कितनी फ्लेक्सिबल है या फिर फ्लेक्सिबल नहीं है। तो फ्लेक्सिबिलिटी को एनालाइज करने के लिए ये सारे इंडिकेटर्स है। लास्ट कौन सा बचा डिटर्मिनेंट? लास्ट जो डिटर्मिनेंट है वो है इनोवेशन। इनोवेशन हम कैसे इंडिकेट करेंगे? तो लेट्स रीड। ऑल्दो द स्कोप ऑफ इनोवेशन इज नॉट मच अवेलेबल इन अकाउंटिंग फर्म, बट स्टिल use of IT tools can improve the utility of client. Moreover, innovation can be seen as offering new range and category of services, number of new services offered in the previous year or past years. यानी पास्ट ईयर से आप ये ईयर में कौन से नए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर कोई नए आईटी टूल्स आप लेके आए हो जिससे हमारा भी काम इजी हो रहा है और क्लाइंट का काम भी इजी हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सारे इनोवेशंस अगर आप लेके आते हो तो यू कैन मेजर कि और परफॉर्मेंस में कितना इनोवेशन आप लेके आए हो और कितना नहीं लाए हो। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स पर हम एक सर्विस इंडस्ट्री में ये डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हमारा परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट करेंगे वो हमने यहाँ पे देखा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस सिनेरियो नंबर 12. इट इज ऑन परफॉर्मेंस पिरामिड. लेट्स रीड द क्वेश्चन. Digital Computers is a manufacturer and wholesale dealer of electronic goods. In the initial years, the company was performing excellent and was improving year after year. However, from past 3 years, the performance of the company is in a decreasing trend. ये एक electronic goods का company है. Initially it was performing better, लेकिन past 3 years से इसका performance degrade हो रहा है. In a report, the sales manager stated that sales has been disappointing and company's sales has gone down drastically. उनका revenue एकदम कम हो गया है, sales एकदम कम हो गया है. However, the sales manager pointed out that some orders have been lost because the production department had been unable or unwilling to adapt the product specification as per requirement of the customer. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेल्स मैनेजर हमें बोल रहा है कुछ सेल्स डिग्रेड हुआ, कम हुआ, उसका रीजन था कि प्रोडक्शन मैनेजर कस्टमर के जो सेटिस्फैक्शन थे उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया। अभी उसकी इच्छा नहीं थी, दैट इज इट वाज अनविलिंग टू डू इट और अनएबल टू डू इट, ये नहीं पता। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इंटरलिंकेज बिटवीन द डिपार्टमेंट्स अच्छा नहीं है। डिपार्टमेंट के बीच में जो कनेक्शंस होने चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो यहाँ पे अच्छा नहीं है। दूसरा, also one of the company's large customer had returned goods which it claimed it did not meet its requirement and the customer has subsequently not placed any further order with digital customers. इनका एक लार्ज कस्टमर था जिससे ऐसे गुड्स चले गए जो उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं थे। इसकी वजह से वो पूरा लॉट, पूरा लार्ज ऑर्डर उसने हमें रिटर्न कर दिया और आगे जाके उसने हमारे लिए एक भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे कुछ क्वालिटीज के भी इश्यूज हमें लग रहे हैं। इन एडिशन, a delay in completion of another large order meant that some revenue originally budgeted for this year would now not be earned until next year. और एक लार्ज ऑर्डर था जो वो लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि ये साल कंप्लीट होगा, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी वजह से थोड़ा रेवेन्यू जो ये साल आने वाला था वो अभी नेक्स्ट ईयर आएगा। तो यहाँ पे टाइमली डिलीवरी का भी इश्यूज है। The employees and the managers are not motivated to perform at their best,
nor the cycle time and waste at the production department is monitored। तो यहाँ पे साइकिल टाइम का भी ध्यान नहीं रखा है, वेस्ट का भी कोई मिनिमाइजेशन का कोई प्रॉपर ऐसा मेथड नहीं है जहाँ पे वो लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और एम्प्लॉइज भी यहाँ पे मोटिवेटेड नहीं है काम करने के लिए। तो बहुत सारे इश्यूज है यहाँ पे। समरी ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस फिगर, उनका सेल्स जो था बजटेड कितना था वर्सेस एक्चुअल कितना था वो दिया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वर्सेस उनका नेट प्रॉफिट एक्चुअल 89 लाख हुआ है, वो लोग ने बजट किया था 92 लाख का, और प्रीवियस ईयर का उनका प्रॉफिट था 87 लाख। तो यहाँ पे हमें फाइनेंशियल फिगर्स दे दिए है, कंपनी फाइनेंशियल फिगर्स के थ्रू एनालिसिस यहाँ पे कर रही है। द सीईओ बिलीव दैट कंपनीज परफॉर्मेंस मेजर्स नीडेड टू लिंक ऑपरेशंस टू स्ट्रेटेजिक गोल्स मोर क्लोजली। कंपनी को उनके जो परफॉर्मेंस है, उनके जो ऑपरेशन है, उसे उनके स्ट्रेटेजिक गोल से लिंक करना एकदम जरूरी हो गया है अभी। एंड दे नीड टू फोकस ऑन नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल मेजर्स। अभी तो कंपनी सिर्फ ये फाइनेंशियल मेजर्स पे ही फोकस कर रही है, लेकिन कंपनी को नॉन फाइनेंशियल मेजर्स पे भी यहाँ पे फोकस करना है, ऐसा सीईओ बोल रहा है। द सीईओ हैज सजेस्टेड दैट डिजिटल कंप्यूटर शुड यूज अ स्ट्रक्चर फॉर सेटिंग द टारगेट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस पिरामिड एंड शुड नॉट फोकस ओनली ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे सीईओ बोल रहा है कि आप परफॉर्मेंस पिरामिड का जो फ्रेमवर्क है, जो मॉडल है, उसे यूज करके आपके टारगेट सेट करो, ना कि सिर्फ आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे ही फोकस करो। तो हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस पिरामिड यूज करके इनको टारगेट भी सेट करवाना है, और उनके कुछ परफॉर्मेंस मेजर्स है, जो ऑपरेशंस है, उनके बारे में कुछ सजेशंस देना होगा। लेट्स सी हमें क्या पूछा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड? लिस्ट हाउ द सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट विद इन द डिजिटल कंप्यूटर कुड बी इंप्रूव्ड। एक तो उनका जो करंटली परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है, उसमें और क्या इंप्रूवमेंट्स वो लोग कर सकते हैं, वो हमें उन्हें बताना है। दूसरा, assess how implementation of performance pyramid might help digital computer achieve its stated objectives of sales and profit growth। इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज करने, क्योंकि पास्ट 3 इयर्स से उनका बिजनेस एक डाउनफॉल में है, तो परफॉर्मेंस पिरामिड यूज करके ये परफॉर्मेंस पिरामिड उन्हें कैसे हेल्प कर सकता है वो हमें यहाँ पे बताना है। चलिए लेट्स रीड द सॉल्यूशन। The performance reporting system of digital computer appears to have focused exclusively on financial performance, and it does not provide information about effectiveness and efficiency of issues which may be affecting the company's performance। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है, कोई भी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर का कोई स्पेसिफिक एनालिसिस हमें नहीं दिया है। हमें सिर्फ इतना दिया है कि रेवेन्यू हमारा कम हुआ है, प्रॉफिट हमारा कम हुआ है, सेल्स हमारा कम हुआ है, तो हमें सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स का डेटा दिया है, हमें कोई भी नॉन फाइनेंशियल मेजर्स का कोई भी स्पेसिफिक न्यूमेरिक डेटा यहाँ पे नहीं दिया है। तो कंपनी हमें यहाँ से पता चलता है कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स पे फोकस नहीं करती। Digital computers can improve its performance by establishing a range of operational measures which should include both financial as well as non-financial performance targets। तो कंपनी को अभी हम जब टारगेट सेट करवाएंगे तो दे शुड ऑल्सो सेट टारगेट फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स एज वेल एज दे हैव टू सेट द टारगेट्स फॉर non-financial performance measures। Some of the key pointers which can improve the performance measure at digital computer। कुछ pointers हम यहाँ पे दे रहे हैं which can improve the performance of digital computer। कौन से ऐसे pointers है? Let us read। सबसे पहला, be allied with the corporate strategy which needs to be linked with day-to-day operation of digital computers। तो सबसे पहले एक प्रॉपर ढंग का कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाओ जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस के साथ लिंक्ड होना चाहिए। दूसरा, focus on customer satisfaction which is of foremost important as orders have been rejected as they do not meet the customer requirement। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे फोकस करो क्योंकि आपके लार्ज कस्टमर्स के ऑर्डर्स रिजेक्ट हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट मीटिंग द स्पेसिफिकेशंस एज रिक्वायर्ड बाय देम। हेंस इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी नीड्स टू बी अडॉप्टेड। इसलिए आपको और फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को मीट करके फिर उनको प्रोडक्ट सप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा, कंसिडर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेजर्स इन द कंपनी। Internal measures such as waste and cycle time can be monitored at production department as well as external measures like customer requirement can be assessed। तो तीसरा यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मेजर्स को कंसीडर करो। इंटरनल मेजर्स यानी आपका जो साइकिल टाइम है जिसको आप मॉनिटर ही नहीं करते हो, और जो वेस्ट हो रहा है आपके पास उसको भी आप मॉनिटर नहीं करते हो, तो उसे मॉनिटर करना स्टार्ट करो। और एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस यानी कस्टमर आपका कैसे सेटिस्फाई होगा, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको भी मॉनिटर करके समझना ट्राई करो। तो ये और एक पॉइंट है। और एक, make explicit trade-off between different dimension of performance in order to increase the performance on non-financial dimensions you need to decrease the performance on financial dimension। यानी आप अगर फाइनेंशियल पे ज्यादा फोकस करते हो तो अभी दोनों के बीच में एक ट्रेड ऑफ लेके आओ। अगर आप फाइनेंशियल पे ज्यादा फोकस कर रहे थे तो अभी फाइनेंशियल पे फोकस करना थोड़ा कम करो, और वो जो अटेंशन आपका यहाँ पे सेव हुआ वो अभी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स में देना स्टार्ट करो। नेक्स्ट,
कंसिडर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू असेस द परफॉर्मेंस वेदर दे आर डिफिकल्ट टू मेजर। अगर आपको ऐसा कोई लग रहा है कि कोई परफॉर्मेंस मेजर्स डिफिकल्ट है तो उसे इग्नोर मत करो, भले ही वो डिफिकल्ट हो फिर भी उसे यूज करके आप और एनालिसिस करो तो ही आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। उसके बाद it appears that digital computer is having poor communication and information sharing between the department. Therefore, having a integrated communication system across the organization is recommended. यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कस्टमर के नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, तो एक इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करो जिससे डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। तो ये सारे पॉइंटर्स थे जो हमें उन्हें दिए कि उनका करंट परफॉर्मेंस वो लोग इंप्रूव कर सकते हैं। अभी दूसरा मैं उन्हें सजेस्ट कर रहा है कि परफॉर्मेंस पिरामिड अप्लाई करके वो लोग उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो लेट अस रीड। इस्टेब्लिश कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला जो परफॉर्मेंस पिरामिड था उसके ऊपर जो आ रहा था दैट इज कॉर्पोरेट विजन, कंपनी विजन। तो सबसे पहले उन्हें कंपनी का विजन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। Establishing a performance pyramid structure should begin with overall corporate objective and corporate vision. In digital computer, there may be the objective of increasing profit by a fixed percentage each year or increasing the market share. The overall objective should be used to establish target for the next levels. यानी सबसे पहले आप अपना विजन डिसाइड करो कि आपको कितने परसेंट से प्रॉफिट इंक्रीज करना है, या फिर कितने परसेंट से रेवेन्यू इंक्रीज करना है, या फिर कितने परसेंट से आपको मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। तो ये सारी चीजें आपको सबसे पहले इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के आपको और स्ट्रेटेजीज एस्टैब्लिश करनी है। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस पिरामिड में आता है कॉर्पोरेट विजन, तो वो हमने एस्टैब्लिश किया। दूसरा स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस पिरामिड में दूसरा जो लेवल है उसमें आता है मार्केट पोजीशन और फाइनेंशियल पोजीशन। आपको विजन में ध्यान में रखते हुए अपना मार्केट में भी पोजीशन इंप्रूव करना है और फाइनेंस में भी पोजीशन इंप्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे? एट business level strategy, performance target should be then created for both internal efficiency as well as external effectiveness. Internal efficiency which includes financial targets and external effectiveness which include marketing targets. तो अभी आपको financial target भी सेट करने और मार्केट में शेयर इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग टारगेट भी सेट करने। एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस यानी मार्केटिंग टारगेट्स कैसे सेट करेंगे? द मार्केटिंग सक्सेस इज एसोसिएटेड विद अचीवमेंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन. The success will need to be in efficient business operating system for all the aspects of cycle from product design to after sale service to its customer. मार्केट में अगर आपको पोजीशन इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस पिरामिड का नेक्स्ट लेवल था कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो मार्केट में आपका पोजीशन अच्छा होगा। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? प्रोडक्ट का डिजाइन इंप्रूव करो, फिर आफ्टर सेल्स इंप्रूव करो, क्वालिटी इंप्रूव करो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज लिंक्ड विद इंप्रूव क्वालिटी एज वेल एज फोकस ऑन डिलीवरी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे इंप्रूव होगा? अगर आप क्वालिटी भी इंप्रूव करते हो, डिलीवरी भी इंप्रूव करते हो। तो परफॉर्मेंस पिरामिड में एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? कॉर्पोरेट विजन, उसके नीचे आता है मार्केट पोजीशन। मार्केट पोजीशन इंप्रूव करने के लिए कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्वालिटी इंप्रूव करो और डिलीवरी को फास्ट करो। दूसरा है इंटरनल एफिशिएंसी। इंटरनल एफिशिएंसी यानी फाइनेंशियल सक्सेस। तो फाइनेंशियल सक्सेस इज लिंक्ड विद अचीवमेंट ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी। आपको फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए दो चीज है, आपको साइकिल टाइम कम करना है और आपको वेस्ट कम करना है। तो उसके लिए क्या करेगी? दिस कैन बी गेन्ड थ्रू रिड्यूस साइकिल टाइम एंड डिक्रीज लेवल ऑफ वेस्ट। क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ दीज फैक्टर्स आर, ये पिरामिड का स्ट्रक्चर है। ऊपर कॉर्पोरेट विजन, फिर मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मार्केट में पोजीशन इंप्रूव करने के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्वालिटी इंप्रूव करो और डिलीवरी टाइम कम करो। फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए साइकिल टाइम कम करो और वेस्ट कम करो। अब ये साइकिल टाइम और वेस्ट के क्या इंडिकेटर्स है? तो एवरेज साइकिल टाइम मींस कस्टमर इंक्वायरी टू प्रोडक्ट डिलीवरी। साइकिल टाइम का मतलब क्या है? कस्टमर ने जब इंक्वायरी प्लेस किया तब से लेके उसके प्रोडक्ट डिलीवर हुआ वो पूरा टाइम है साइकिल टाइम, उसे हमें कम करना है। और दूसरा वेस्ट को कम करना है। वेस्ट यानी आइडियल मशीन कैपेसिटी, जितने टाइम मशीन आइडियल रहता है वो हमारा वेस्ट है, तो वेस्ट को भी हमें रिड्यूस करना है। अगर ये दो चीज हम रिड्यूस करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, उससे हम फाइनेंशियली सक्सेस भी अचीव कर पाएंगे। और लास्ट है सेटिंग द टारगेट्स। अभी ये सारी चीजें अचीव करने के लिए हमें टारगेट सेट करने पड़ेंगे। तो टारगेट शुड बी आइडेंटिफाइड फॉर प्रोडक्टिविटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. Targets for flexibility may be qualitative in nature, relating to digital computers ability to adapt product specification and customer requirement. तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं आप टारगेट सेट करते हो, जो आपके टारगेट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी फुलफिल करने चाहिए, प्रोडक्टिविटी को भी फुलफिल करने चाहिए एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल. कस्टमर के कोई भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो वो हिसाब से इट शुड अडेप्टेड. तो डिजिटल कंप्यूटर को थोड़ा फ्लेक्सिबल भी बनना पड़ेगा. Targets for measuring customer satisfaction may include target for reducing the volume of customer returns. कस्टमर का अगर रिटर्न्स कम हो जाता है मतलब उन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है. फॉर इंस्टेंस, specific quality target may help digital computer to reduce the volume of customer return.
टारगेट फॉर साइकिल टाइम एंड डिलीवरी में हेल्प द कंपनी टू कंप्लीट द कस्टमर ऑर्डर मोर क्विकली। आपको साइकिल टाइम और डिलीवरी का जो टारगेट है वो कैसे अचीव हुआ वो पता चलेगा। अगर आप कस्टमर को टाइमली डिलीवरी करते हो, क्विकली डिलीवरी करते हो, तो वो हिसाब से, वो टारगेट से भी आप एनालाइज कर पाओगे कि हमारा साइकिल टाइम भी कम हुआ और हमारा डिलीवरी टाइम भी कम हो गया है। thereby increasing the amount of orders it can complete in a year, hence achieving the sales target and profit। तो आपका जो विजन था, हमें सेल्स इंप्रूव करना है, प्रॉफिट इंप्रूव करना है, तो वो कैसे पता चलेगा? हमने ज्यादा डिलीवरीज की है तो हम डिलीवरी इंप्रूव करेंगे तो ज्यादा डिलीवरीज होगी, ज्यादा डिलीवरी होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा और ज्यादा सेल्स होगा, ज्यादा सेल्स होगा तो हमारा अल्टीमेट जो टारगेट है प्रॉफिट इंक्रीज करना और सेल्स इंक्रीज करना, वो भी यहाँ पे अचीव हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस पिरामिड को यूज करके हम हमारे एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस भी इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव कर सकते हैं। thus by setting those targets we will be able to achieve our corporate vision or the overall objective of the company। तो यहाँ पे हमारा केस सिनेरियो नंबर 12 भी खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केस सिनेरियो नंबर 14। लेट्स रीड द क्वेश्चन। मिस्टर बेन ओवरसीज अ डाइवर्स ऑपरेशन ऑफ बेंसिस। इन्फोसिस जैसे कंपनी है वैसे बेंसिस। इट इज अ लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी बाय यूजिंग मच डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। तो इनका जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। According to its 2019 annual report, Bensis had 1,25,000 employees and earned over $100 billion in revenue। ये कंपनी के पास 1,25,000 एम्प्लॉइज है और इनका जो रेवेन्यू है दैट इज ओवर $100 बिलियन। दैट मीन्स ये कंपनी बहुत बड़ी है। मिस्टर बेन managed this empire from his headquarters in London that consists of only 20 employees and occupies only 10,000 square feet, although the company's vice chairman Simon, who works out of London, occupies another 600 square feet। तो इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज करने के लिए मिस्टर बेन अपने हेडक्वार्टर्स लंदन में बैठते और उनके पास जो टीम है वो सिर्फ 20 एम्प्लॉइज की है और वो जो एरिया ऑक्यूपाई करते हैं ऑफिस का दैट इज ओनली 10,000 स्क्वायर फीट और उनका जो वाइस चेयरमैन है वो 600 स्क्वायर फीट की एरिया ऑक्यूपाई करता है। The total payroll, including benefits of both the location, was only just $2 million in 2019। तो $100 बिलियन का रेवेन्यू कमाती है ये कंपनी, लेकिन उसका जहां से पूरा मैनेजमेंट होता है, ये जो हेडक्वार्टर्स जहां पे बैठते हैं मिस्टर बेन और साइमन जहां पे रहते हैं, उसका खर्चा सिर्फ $2 मिलियन है। मिस्टर बेन was invited as a chief guest in the business summit organized in New Delhi during March 2020, and he was asked about how an organization of that magnitude can be managed with such small resources as to space and manpower। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को आप इतनी कम स्पेस और मैन पावर यूज करके कैसे मैनेज करते हो वो हमें बताओ। मिस्टर बेन्स ओन डिस्क्रिप्शन अबाउट हिज एंड मिस्टर साइमन्स मैनेजमेंट स्टाइल इज। मिस्टर बेन क्या बता रहे कि वो कैसे मैनेज करते पूरा। वी डेलीगेट ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ एब्डिकेशन। वी डेलीगेट ऑलमोस्ट टू द पॉइंट ऑफ एब्डिकेशन। अब ये एब्डिकेशन क्या है? एब्डिकेशन मतलब आप रिनाउंस एवरीथिंग, यानी आप सब कुछ डेलीगेट कर देते हो। एब्डिकेशन का मतलब है आप सब कुछ डेलीगेट कर देते हो। ईच डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग ऑटोनोमसली, इट हैज डिसीजन मेकिंग पावर और इट इज अ एंटायर डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। एन एग्जैजरेशन परहैप्स, लोगों को लग गया ये थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं, बट क्लियरली अ डिसेंट्रलाइज्ड स्टाइल एंड हेंस ही एंड हिज डेप्यूटी आर स्टेबल बिलीवर्स ऑफ 4 रिकॉग्नाइज्ड लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। भले थोड़ा एग्जैजरेशन हो, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी अगर इतने अच्छे से चल रही है दैट मींस उसने सब कुछ अच्छे से डेलीगेट किया हुआ है और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन सबसे अच्छी तरीके से फॉलो हो रहा है। लेट अस रीड। अभी हमें क्या पूछा, व्हाट इज रिक्वायर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्कस द लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन which Mr. Ben was referring to, and do you concede to the view that Mr. Ben is exaggerating the success of his divisional organization structure? हमें बताओ पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के थ्रू उसने कैसे डिसेंट्रलाइजेशन किया है और आप क्या उसका जो व्यू था कि हम डिसेंट्रलाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से सब कुछ अच्छे से चला रहे, तो क्या आप वो व्यू के साथ सहमत हो या नहीं हो, वो हमें यहाँ पे बताओ। लेट्स रीड द सॉल्यूशन। इन द बिजनेस कंटेक्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन इज डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी to a smaller local units at lower level of the organization। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है आपके बिजनेस में जो छोटे छोटे यूनिट्स है उन्हें आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दे दो। दिस टेक्स सम कंट्रोल अवे फ्रॉम द हब एंड विल ऑफन रिजल्ट इन अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, द ऑपोजिट ऑफ व्हाट हैपेंस इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैव द अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो वो लोग डिसीजन लेके फिर ऊपर मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन देते हैं और मैनेजर्स फिर सीईओ को इंफॉर्मेशन देते हैं। हेंस देयर इज अपवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रादर देन डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है।
An organization with divisional structure has various divisions operating autonomously as a business under a broad corporate framework according to geographic area, market, product and service, thereby limiting the centralized monitoring and scrutinizing of each and every element of functioning. डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल एरिया या फिर प्रोडक्ट या फिर मार्केट सेगमेंट हमने डिविजन्स को स्प्लिट किया होता है एंड वो ईच डिवीजन इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट बिजनेस, वो खुद अपने डिसीजंस लेता है, इसीलिए सेंट्रल लेवल से उन्हें ज्यादा मॉनिटर करना, स्क्रूटिनाइज करना वो सब इतना होता नहीं है, इसीलिए सेंट्रल लेवल थोड़ा फ्री रहता है और हर एक डिपार्टमेंट खुद ही एक सेपरेट बिजनेस है, वैसे इट फंक्शंस. This would spare time for the top management for deploying time and effort by sitting on the top at gigantic corporate offices. तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट के पास टाइम होता है कि वो लोग जो काम के डिसीजंस है वो ही ले, बाकी डिपार्टमेंट्स अपने आप से फंक्शन कर रही है, वो लोग डिपार्टमेंट की छोटी छोटी चीजों में अपना सिर नहीं डालते हैं. Bensis is a good example of decentralized business. Mr. Ben is managing a staff of over 1,25,000 people, which is earning a revenue of over $100 billion. With this small resources. तो वो क्या कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का ऑफकोर्स यूज कर रहा है. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है क्या, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज एप्ट वेयर टॉप मैनेजमेंट हैज विलिंगनेस टू डेलीगेट द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन. द आइडिया बिहाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज दैट each manager's performance should be judged on how well he or she manages those items under his control. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनेजर को एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और उसका परफॉर्मेंस उसको दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ही जज होता है, एनालाइज होता है और फिर उसको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं. There are four recognized levels of decentralization. There are four recognized level of decentralization. यानी 4 तरह की responsibilities आप अपने managers को दे सकते हो. In context of responsibility accounting, which Mr. Ben was referring to, let us discuss them one by one. 4 तरह के responsibilities आप दे सकते हो. 4 तरह के responsibility accounting होते हैं. 4 तरह के level of decentralization होते हैं in responsibility accounting. कौन से? 4 types of centers are revenue center, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर. रेवेन्यू सेंटर मतलब यहाँ पे मैनेजर्स हैव कंट्रोल ओवर जनरेशन ऑफ रेवेन्यू. इन्हें कॉस्ट की कोई पड़ी नहीं है, ये लोग को सिर्फ जितना ज्यादा हो सके उतना रेवेन्यू जनरेट करना है. तो यहाँ पे क्या होगा, उनके बिजनेस में एक ऐसे मैनेजर्स होंगे, कोई टीम ऑफ मैनेजर्स जो विच विल बी कंसिडर्ड एज रेवेन्यू सेंटर. सो देयर जॉब इज टू अर्न रेवेन्यू एट एनी पॉसिबल मैनर. आपको सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना है. दूसरा है कॉस्ट सेंटर. कॉस्ट सेंटर के मैनेजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको सिर्फ कॉस्ट कम करना है, कितना सेल्स हो रहा है उससे उन्हें लेना नहीं है. यू हैव टू जस्ट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यू ट्राई टू ब्रिंग इन रॉ मटेरियल्स एट अ लोअर कॉस्ट, यू ट्राई टू ब्रिंग इन मशीन्स एट अ लोअर कॉस्ट. तो आपको क्या करना है, कॉस्ट कम करना है. तो रेवेन्यू सेंटर के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेवेन्यू इंक्रीज करो, कॉस्ट सेंटर के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉस्ट कम करो. प्रॉफिट सेंटर के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना है. अभी प्रॉफिट इंक्रीज करना हो दैट मींस उन्हें रेवेन्यू पे भी ध्यान देना है, उन्हें कॉस्ट पे भी ध्यान देना है. उन्हें रेवेन्यू भी इंक्रीज करना है और उन्हें कॉस्ट भी कम करना है. तो प्रॉफिट सेंटर के जो डिविजन है, प्रॉफिट सेंटर के जो मैनेजर्स है या फिर टीम है, उन्हें प्रॉफिट इंक्रीज करने पे फोकस करना है, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है. यानी कोई नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है, कोई मशीन लानी है, तो ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ना तो प्रॉफिट सेंटर के पास है, ना तो कॉस्ट सेंटर के पास है, ना तो रेवेन्यू सेंटर के पास है. ये किसके पास है, ये इन्वेस्टमेंट सेंटर के पास है. इन्वेस्टमेंट सेंटर मेक्स डिसीजन दैट इन्फ्लुएंस कॉस्ट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट. यानी अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई नई टेक्नोलॉजी लानी हो, कोई नया मशीन लाना हो, तो ये सारी चीजें आपको किसको पूछ के करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट सेंटर को पूछ के करनी पड़ेगी. तो ये 4 लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है जो मिस्टर बेन ने यहां पे अप्लाई किए हैं. Organization vary considerably in the extent of which they decentralize because decisions about whether and how much to decentralize involves numerous cost and benefit. यानी जब भी आप डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करते हो तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके फिर अप्लाई करना है कि आपको कितना डिसेंट्रलाइज करना है और कितना सेंट्रल लेवल पे डिसीजन मेकिंग रखना है. Moreover, the scale of these cost and benefit depends on the specific fact. A major chunk of top management's responsibility is to find out how to maximize the benefit and how to minimize the cost. टॉप मैनेजमेंट का काम क्या है, उन्हें ऐसे स्ट्रैटेजीज फ्रेम करनी है which will maximize the benefit and minimize the cost. वो स्ट्रैटेजी फ्रेम करने के बाद आप ये डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई करो. Associated with decentralization, an organization can increase the benefit by carefully identifying the decision under each manager's purview, matching the scope of decision with manager skills and knowledge. यानी जब भी आप कोई मैनेजर को किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल करते हो तो उसके स्किल्स और नॉलेज को देख के फिर उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, तो वो मैक्सिमम आउटपुट वहां से निकाल पाएगा.
इट ऑल्सो हेल्प्स द लोअर मैनेजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द फर्म वैल्यूज, गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज। अगर हम उन्हें कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही दे देते तो उन्हें भी पता चलेगा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है, वैल्यूज ऐसा है और हमें ये चीज को यहाँ पे अचीव करना है। Mr. Ben clearly expressed the management style that it focus on abdication। अब ये abdication का मतलब है कि completely यहाँ पे decentralization है, complete delegation है, वो सब कुछ decision making authority नीचे delegate कर देते हैं। Abdication like delegation involves allocating duties and responsibilities to the team but without measuring and managing parts। छोटे छोटे पार्ट्स में भी आप खुद अपना सिर नहीं डाल रहे हो, आप कुछ भी मैनेज और मेजर नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ डेलीगेट कर देते हो। It sounds reasonable to believe that Mr. Ben's style of functioning leads to decentralization of decision-making process, wherein division heads are free to set the selling price, choose which market to tap in, what product mix, output decision and select the suppliers। यहाँ पे मिस्टर बेन ने जो तरीके से कहा कि मैं डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो कर रहा हूं, आई फॉलो द सिस्टम ऑफ एब्डिकेशन, यानी वो सच में ऐसा फॉलो करता होगा तभी यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स को अथॉरिटी, और हमें ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ईच डिवीजन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग द सेलिंग प्राइस, डिसाइडिंग वेदर इन विच मार्केट टू सेल द प्रोडक्ट्स, विच टू नॉट, क्या प्रोडक्ट मिक्स यूज करना है, कितने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, कितने नहीं बेचते, कौन से सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदना है, ये सारे डिसीजन हमें लग रहा है कि वो डिवीजन ही लेता होगा इतना पढ़ने के बाद। If decentralized business model is ideally crafted to suit the desired style of functioning, how voluminous the organization could be, it could be well managed by the top management by occupying reasonably small space with minimum number of employees and act on the basis of management by exception। यानी अगर आप अच्छे से decentralization follow करते हो, decentralization business model को आप अच्छे से implement करते हो, तो कितना भी बड़ा आपका business हो, टॉप मैनेजमेंट हमेशा कम स्पेस और कम मैन पावर को यूज करके पूरी बड़ी एमएनसी को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। तो यहां पे हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में कौन से लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं। तो ये पूरे क्वेश्चन में हमने सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया और 4 लेवल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर, ये 4 चीज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा केस सिनेरियो नंबर 14 भी खत्म होता है।